हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के अध्याय 2 में कुछ छोटे छोटे चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग भ्रूण पोष और बहुभ्रूणता क्या होती है, अनिषेक जनन क्या होता है और अनिषेक फलन क्या होता है, बीज क्या होते हैं और फल क्या होते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे भ्रूण पोष से। भ्रूण पोष क्या होता है, ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं। भ्रूण पोष, भ्रूण पोष को एंडोस्पर्म कहा जाता है। एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष का निर्माण प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के द्वारा है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो भ्रूणकोष होता है वहाँ पर जो त्रिसमेकन की प्रक्रिया होती है, त्रिसमेकन के पश्चात भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। आप लोगों ने निषेचन प्रक्रिया स्टडी किया है, आप लोगों ने देखा कि ये संरचना होती है भ्रूणकोष, ठीक है। यह क्या है, भ्रूणकोष। देखिए भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में अंतर होता है, यह भ्रूणकोष है, यह क्या है, भ्रूणपोष। तो इसमें जो बीच में जो द्वितीयक केंद्रक होते हैं, इसके साथ जब क्या होता है, एक नर युग्मक संयुग्मित होता है, तो यह जो तीन केंद्रक होते हैं आपस में संयुग्मित होकर के क्या बनाते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाते हैं, ठीक है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, यह कैसा होता है केंद्रक, यह त्रिगुणित होता है क्योंकि यहाँ पे तीन केंद्रक क्या होते हैं, आपस में संयुग्मित होते हैं। और इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अर्थात जो भ्रूणपोष होता है यह कैसी संरचना है, यह त्रिगुणित संरचना होती है, ठीक है। भ्रूणपोष कैसी संरचना होती है, त्रिगुणित संरचना होती है। भ्रूणपोष बीजों को अंकुरण के समय क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, अथवा जो विकासशील भ्रूण होते हैं, जब भ्रूण का परिवर्धन होता है तो यह भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। यह क्या करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है, पोषण देता है। किसको देता है, विकासशील भ्रूण को देता है और किसे देता है, अंकुरित बीजों को, अंकुरित बीज, ठीक है। तो अंकुरित बीज को और भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। आइए हम देखते हैं भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है। और भ्रूणपोष के विकास के आधार पर भ्रूणपोष तीन प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष विकास के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष का प्रकार, पहला प्रकार केंद्रकीय, कैसा, केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष, ठीक है। केंद्रकीय भ्रूणपोष, ध्यान से देखेंगे, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखिए केंद्रकीय भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है। यहाँ पे एक केंद्रक है और यह कौन सा केंद्रक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, अर्थात प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, ठीक है। अब क्या होता है, यह केंद्रक बार बार विभाजित होता रहता है और कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होती है, ठीक है। तो एक केंद्रक से कितना केंद्रक बन गया, दो केंद्रक। पुनः क्या होगा, दो से कितने केंद्रक बन जाएंगे, चार केंद्रक। फिर क्या होगा, चार केंद्रक से बहुत अधिक संख्या में केंद्रक क्या होते हैं, बन जाते हैं। कई बार विभाजन होता है,
तो यहाँ पे एक ही कोशिका के अंदर, ठीक है, एक ही संरचना के अंदर बहुत सारे केंद्रक हो जाते हैं, बहुकेंद्रकीय संरचना बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे केंद्रक का विभाजन तो बार बार होता है, लगातार होता रहता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो भ्रूणपोष बनता है उस भ्रूणपोष को केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने नारियल देखा है, नारियल में क्या होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। जो नारियल का पानी होता है वह कैसा होता है, वह भ्रूणपोष होता है, उसके हम भ्रूणपोष को खाते हैं। नारियल में खाने वाला भाग क्या होता है, भ्रूणपोष होता है, और वह कैसा भ्रूणपोष है, केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है, ठीक है। पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, सेलुलर एंडोस्पर्म, क्या कहते हैं इसे, सेलुलर एंडोस्पर्म। ध्यान से देखिए इसका विकास कैसे होता है। यहाँ पर ये आपका हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। अब यह केंद्रक क्या करता है, एक से दो केंद्रक में विभाजित हो जाता है, और इसी के बाद पुनः क्या होता है, इनमें कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाती है और दो कोशिकाएं बन जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, अगले चरण में भी 2 से 4 कोशिकाएं बनती हैं और पुनः कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। 2 से कितने केंद्रक हो जाते हैं, 4, और फिर क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो हर एक चरण में क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। केंद्रक विभाजन और कोशिका भित्ति का निर्माण साथ में होता रहता है। इस प्रकार से जो भ्रूणपोष बनता है उस भ्रूणपोष को कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। उस भ्रूणपोष को क्या कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। और इस प्रकार का भ्रूणपोष विल्ला रसिया, ठीक है, विल्ला रसिया पौधे के भ्रूणपोष में बनता है, ठीक है। तीसरा जो प्रकार है, तीसरा प्रकार होता है हेलोबियल। तीसरा प्रकार क्या है, हेलोबियल है। ध्यान से देखिए तीसरा प्रकार क्या है, हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष, हेलोबियल भ्रूणपोष, हेलोबियल एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म। यहाँ पर भ्रूणपोष का विकास कुछ इस प्रकार होता है। पहले विभाजन के पश्चात, पहले केंद्रक विभाजन के पश्चात क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, ठीक है। पहला विभाजन हुआ, 2 केंद्रक बने और कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। इसके बाद ये जो दोनों कोशिकाएं हैं या जो दोनों भाग हैं, दोनों भागों के जो केंद्रक हैं, यह लगातार विभाजित होते रहते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। कुछ इस प्रकार से 1 से 2 केंद्रक हो गया, ठीक है, दोनों में। फिर कई बार विभाजन होगा तो दोनों भागों में बहुत सारे केंद्रक क्या होते हैं, बन जाते हैं। इस प्रकार से जो भ्रूणपोष बनता है उस भ्रूणपोष को क्या कहते हैं, हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के भ्रूणपोष को क्या कहते हैं, हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं, ठीक है। तो पहला प्रकार क्या है, केंद्रीय, दूसरा कोशिकीय और तीसरा हेलोबियल, ठीक है। तो इस प्रकार विकास के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, केंद्रीय, कोशिकीय और हेलोबियल। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हम लोगों का बीज, ठीक है। बीज का क्या होते हैं और बीज का निर्माण कब होता है और कैसे होता है, समझ में आया सबको। आगे देखिए, बीज, बीज को हम लोग क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। निषेचन प्रक्रिया के पश्चात क्या होता है, बीज का निर्माण होता है और बीज से फिर पुनः नए पौधे का निर्माण होता है।
बीज। बीज को क्या कहा जाता है? सीड कहते हैं। बीज का निर्माण कब होता है? जब निषेचन प्रक्रिया हो जाती है तो कुछ परिवर्तन होते हैं पुष्प में, जो दल और बाह्य दल हैं वह क्या होते हैं? गिर जाते हैं, सूख जाते हैं। जो बीजांड है वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो बीज किससे बनता है? बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीजांड से बीज का निर्माण होता है। आप लोगों ने बीजांड की संरचना देखी है, इस तरह से होती है और इसमें सामान्यतः 2 आवरण होते हैं। ठीक है, इसमें कितने आवरण होते हैं? 2 आवरण होते हैं या 2 अध्यावरण होते हैं। ठीक है, एक बाहरी और एक भीतरी। ये दोनों जो आवरण होते हैं यह बीज के आवरण का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? बीज के आवरण का निर्माण करते हैं। जो बाहरी आवरण होता है वह बीज का बाहरी आवरण, बीज का बाहरी आवरण, ठीक है, बीज का बाहरी आवरण टेस्टा कहलाता है। क्या कहते हैं? बीज के बाहरी आवरण को टेस्टा कहते हैं और ये टेस्टा का निर्माण बाहरी अध्यावरण से होता है। ठीक है, बीज के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? टेस्टा कहते हैं। बीज के भीतरी आवरण को कौन सा आवरण? भीतरी आवरण। भीतरी आवरण, ठीक है, भीतरी आवरण को टेगमेन कहा जाता है। भीतरी आवरण को क्या कहते हैं? टेगमेन कहते हैं और यह भीतरी अध्यावरण से बनता है। टेगमेन का निर्माण भीतरी अध्यावरण से, टेस्टा का निर्माण बाहरी अध्यावरण से होता है। बीज निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पौधे हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार के बीज बनते हैं और उनका क्या होता है? एक समय होता है, वो एक समय तक सुषुप्त अवस्था में या निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। कुछ बीज कई महीनों तक, कुछ बीज कई दिनों तक और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कई वर्षों तक इस तरह से निष्क्रिय अवस्था में पड़े रह सकते हैं। तो उस निष्क्रिय अवस्था को प्रसुप्ति अवस्था कहा जाता है। ठीक है, बीज किस अवस्था में होते हैं? प्रसुप्ति अवस्था में होते हैं, अर्थात डॉर्मेंसी पीरियड में होते हैं। ठीक है, वो किस कंडीशन में होते हैं? डॉर्मेंसी पीरियड में होते हैं या डॉर्मेंसी कंडीशन में होते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रसुप्ति अवस्था में बीज रहते हैं। भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पे, किसके? भ्रूणपोष, कोष नहीं, भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पे, देखिए यहाँ पे भ्रूणपोष, भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पे बीज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भ्रूणपोषी और दूसरा होता है अभ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी बीज, भ्रूणपोषी बीज, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? अभ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज। देखिए, जिस बीज में भ्रूणपोष उपस्थित रहता है, जिसमें क्या होता है? भ्रूणपोष उपस्थित रहता है, अंकुरण के समय तक भ्रूणपोष उपस्थित रहता है, उन्हें हम कहते हैं भ्रूणपोषी बीज, अर्थात इंग्लिश में एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड। इनमें क्या होता है? भ्रूणपोष उपस्थित रहता है, भ्रूणपोष पाया जाता है। अंकुरण के समय यह भ्रूणपोष क्या करता है? अंकुरित बीज को पोषण प्रदान करता है। कौन? भ्रूणपोष। ठीक है, तो जिसमें भ्रूणपोष पाया जाएगा उन बीजों को क्या कहेंगे? भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीपिटेली, पॉलीपिटेली, ठीक है, पॉलीपिटेली वर्ग के जो पौधे होते हैं उनका जो बीज होता है वो कैसा होता है? भ्रूणपोषी होता है। ठीक है, जैसे कुछ पौधे की अगर हम बात करते हैं तो अरंडी, ठीक है,
मक्का, इन पौधों का जो बीज होता है कैसा होता है, भ्रूणपोषी होता है। इनमें भ्रूण उपस्थित रहता है, जो बीज अंकुरण के समय बीज को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो पहला समझ में आ गया, भ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं। इन बीजों को हम एल्बुजिनस सीड भी कह सकते हैं या एल्बुजिनस बीज भी कह सकते हैं। दूसरा प्रकार है अभ्रूणपोषी बीज। यहाँ पे भ्रूणपोष क्या होता है, जब भ्रूण का विकास होता रहता है उसी समय समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्या होता है भ्रूणपोष भ्रूण परिवर्धन के समय, परिवर्धन मतलब विकास के समय समाप्त हो जाता है या उपयोग कर लिया जाता है, उपयोगित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, उपयोगित हो जाता है, अर्थात उसी समय क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसे बीजों को क्या कहते हैं, अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। इन बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित नहीं रहता है, इन बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित नहीं रहता है और इन्हें हम नॉन एल्बुजिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या होगा, एग्जाम्पल चना, मटर। ठीक है, चना, मटर ये सभी पौधे कैसे हैं, अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। इन पौधों के बीज कैसे होते हैं, अभ्रूणपोषी होते हैं। इनमें भ्रूणपोष नहीं रहता है। ठीक है, वह कब समाप्त हो जाता है, जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है उसी समय समाप्त हो जाता है, पूरा उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो बीज समझ में आ गया सबको। जब क्या होता है, बीज को एक अनुकूलित वातावरण मिलता है, नमी मिलती है और प्रकाश मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, ये कंडीशंस मिलता है तो बीज क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है फल। ठीक है, फ्रूट क्या होता है, फल क्या होता है। सभी लोग फल खाते हैं और जो नहीं खाता है वह भी खाना शुरू कर दे, क्योंकि फल हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। तो आप सभी लोग फ्रूट खाइए और फल खाते रहिए, स्वस्थ रहिए। आप लोग स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं फल को क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। फल का विकास अंडाशय के द्वारा होता है। किससे बनता है फल, अंडाशय से बनता है। जब निषेचन प्रक्रिया हो जाती है तो अंडाशय फूल करके बड़ा हो जाता है और फल का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, फल का रूप ले लेता है। सामान्यतः फल का विकास अंडाशय से होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, फल का विकास पुष्प के अन्य भाग से हो सकता है, जैसे बाह्य दल या थैलामस। ठीक है, तो जब क्या होता है, अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से, जैसे बाह्य दल या थैलामस से फल का निर्माण होता है, तो इस फल को क्या कहते हैं, असत्य फल कहा जाता है। क्या कहते हैं, असत्य फल कहा जाता है। जब फल का निर्माण किससे हो, अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, जैसे बाह्य दल या थैलामस, तो ऐसे फल को क्या कहा जाता है, असत्य फल कहा जाता है। और जिसका निर्माण अंडाशय से होता है उनको क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। ठीक है, अगर हम असत्य फल के एग्जाम्पल की बात करते हैं, असत्य फल का एग्जाम्पल क्या होगा, तो सेब। ठीक है, सेब, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये दोनों क्या है, असत्य फल हैं। सेब और स्ट्रॉबेरी में जो फल का निर्माण होता है वह थैलामस से होता है। किससे होता है, थैलामस से होता है। ठीक है, तो इसलिए सेब और स्ट्रॉबेरी क्या होते हैं, असत्य फल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, सत्य फल क्या है, असत्य फल क्या है। सामान्यतः जो फल होते हैं वो
रसदार होते हैं और कुछ ऐसे फल होते हैं जो शुष्क फल भी होते हैं। तो फलों के विभिन्न प्रकार हैं, रसदार फल और शुष्क फल। तो यहाँ पे हमें फलों का प्रकार नहीं पढ़ना है डिटेल में, ठीक है, बस फल क्या होता है, सत्य फल क्या है और असत्य फल क्या है। आगे हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है? सामान्यतः आप जानते हैं कि फल का निर्माण निषेचन प्रक्रिया के बाद होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि निषेचन के बिना ही, निषेचन प्रक्रिया के बिना ही फल का निर्माण हो जाता है। फल का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। निषेचन प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाए, निषेचन के बिना ही क्या हो जाए, फल का निर्माण हो जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। एग्जाम्पल, पपीता, केला, ठीक है, पपीता और केले का निर्माण अनिषेक फलन के द्वारा हो सकता है और केला में तो हमेशा होता है। देखिए, अनिषेक फलन के द्वारा जो भी फल निर्मित होते हैं, इन फलों में बीज नहीं पाए जाते हैं। इन फलों में क्या होता है? बीज अनुपस्थित होते हैं, बीज नहीं पाए जाते हैं। तो केला आप लोग खाते हैं, आप लोगों ने केला में देखा है बीज अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि यह किसके द्वारा? अनिषेक फलन के द्वारा क्या किया जाता है? बनता है। पपीता, आप लोग कुछ ऐसा पपीता खाते हैं जिसमें काले रंग के बीज होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप लोग मार्केट से एक बड़ा सा अच्छा सा पपीता लेकर आते हैं और उसको काटते हैं, तो आप अचानक से देखते हैं कि इसमें कोई भी एक भी बीज नहीं है, ठीक है। तो वह क्यों नहीं होता? क्योंकि उस फल का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? अनिषेक फलन के द्वारा होता है, इसलिए उसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। तो निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अनिषेक जनन, ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखेंगे अनिषेक जनन क्या होता है। अनिषेक जनन, ठीक है। जनन का मतलब रिप्रोडक्शन या जनन, और प्रजनन यहाँ पे हम लोग पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन अध्ययन कर रहे हैं। तो जब भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? युग्मकों का संलयन होता है। नर युग्मक मादा युग्मक के साथ क्या करता है? संलयित होता है, मेल, या आप कह सकते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच में संलयन होता है। तो इससे एक जाइगोट बनता है और जाइगोट या युग्मनज बनता है, जिससे एक नया पौधा या एक नया जंतु बनता है, ठीक है। इस प्रकार से निषेचन प्रक्रिया में यह सामान्यतः होता है, या प्रजनन में, लैंगिक जनन में। लेकिन अनिषेक फलन में क्या होता है? बिना युग्मकों के संयुग्मन के, यहाँ पे संयुग्मन नहीं होता, ठीक है। युग्मक संयुग्मन के बिना ही, युग्मक संयुग्मन संयुग्मन के बिना ही जनन होता है या नए पौधे बनते हैं, नए पौधे बन जाते हैं, ठीक है। क्या होगा? युग्मक संयुग्मन के बिना ही क्या हो? जनन हो जाए या नए पौधों का निर्माण हो जाए, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक जनन कहलाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप लोगों ने देखा है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने के द्वारा या पत्तियों के द्वारा क्या होता है? नए पौधों का निर्माण हो जाता है। जैसे गन्ना है, गन्ना को हम क्या करते हैं? गन्ना,
ठीक है। गन्ना को क्या करते हैं, उसके तने को छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं जिसमें 2-3 गांठें होती हैं और फिर उसको बो दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो वहाँ पे निषेचन प्रक्रिया नहीं होती, तो वह प्रक्रिया क्या है, अनिषेक जनन है। ठीक है, तो गन्ने में क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। वह सामान्यतः ब्रायोफिलम आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसको अजूबा पौधा कहते हैं। तो इसकी पत्ती से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अजूबा के पत्ती से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो यह सभी प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती हैं, अनिषेक जनन के अंतर्गत आती हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो बीजांड होता है, बीजांड की कोई एक कोशिका क्या होती है, निषेचन के बिना ही भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाती है और बीज का निर्माण कर देती है। तो उसमें क्या होता है, अनिषेक जनन हो जाता है। उदाहरण, नींबू और नागफनी, नींबू नागफनी। ठीक है, तो इन सब पौधों में क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। बिना संयुग्मन के ही क्या होता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। संयुग्मन नहीं होगा यहाँ पे युग्मक का संयुग्मन नहीं होगा, किसी दूसरे कोशिका से, किसी दूसरे भाग से क्या होगा, नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता पॉलीइम्ब्रियोनी, पॉलीइम्ब्रियोनी। सामान्यतः एक बीजांड के अंदर एक ही भ्रूण बनता है। सामान्यतः क्या होता है, एक बीजांड के अंदर एक ही भ्रूण बनता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि एक बीजांड के अंदर अर्थात एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं। इसी स्थिति को क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, एक बीज में एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकास होता है, एक से अधिक भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, क्या होता है, एक बीज में, बीज कितना है, एक, और उसमें क्या हो, एक से अधिक भ्रूण का विकास हो जाता है। इसी स्थिति को, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं या पॉलीइम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका होगा नींबू, नींबू में ऐसा होता है। संतरा, संतरा में भी क्या होता है, बहुभ्रूणता होती है। ठीक है, समझ में आया। एक बीज के अंदर क्या हो, एक से अधिक भ्रूण का विकास हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, नींबू और संतरा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और अगले लेक्चर में हम लोग नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग एक नया अध्याय शुरू करेंगे।